आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। और देखिए ये वाली प्रश्नावली ना हम सबसे ज्यादा आसान बनाएंगे अपने इस चैप्टर्स में। और मैं आपको ये गणित उस बेसिक लेवल से बताऊंगा, आप कुछ भी ना पढ़े हो, आपको जोड़ने घटाने तक नहीं आता है, मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा एकदम धीरे धीरे अच्छी तरीके से। पहले बेस मजबूत कर दूंगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हम अच्छी तरीके से लगाएंगे और सुंदर तरीके से लगाएंगे। उस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे जिस तरीके से हम इसे अपने एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, वहां पे हम इसे सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको कुछ ढेर सारे टिप्स और ट्रिक भी बताते हुए चलूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आपको बगल में नोट करवाते हुए चलूंगा, आप उसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्नावली को हल करते हैं। और हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती है। देखो मेरी बातें ध्यान से समझना, कोई भी रैखिक समीकरण हो, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणनफल विधि। तो आप ऐसे लिख देना, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों में आपको तीन विधि जाननी है। ठीक है, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कोई भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए टोटल तीन विधियां होती है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक तीसरी जो विधि होती है वो होती है वज्र गुणनफल विधि। वज्र गुणनफल विधि। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जहां बराबर के बाद जीरो दिया हो और अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो और बराबर के बाद जीरो दिया हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो कोई भी रैखिक समीकरण में जो x और y का मान होता है उसका मान निकालने के लिए हमें तीन विधियों का उपयोग करना होता है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणनफल विधि। ध्यान देना, आप ऐसे लिख देना, वज्र गुणनफल विधि को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे लिख देना, वज्र गुणनफल विधि को नहीं पढ़ना है, ऐसे काट देना क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैं आपको देखिए ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दो विधियों को आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे लिख देना कि जब किसी एक चर का मान निकाल के समीकरण में प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है, ऐसे दिया जाता है कि निम्न रैखिक समीकरण को, ऐसे आप बनाना, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया है पहले का 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 2। अब ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको ऊपर दिया रहेगा निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर दिया रहेगा कि नहीं मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ऐसे आपको समीकरण भी मिलेंगे, ऐसे आपको रैखिक समीकरण भी मिलेंगे और हमें x और y का मान निकालना भी होगा। इस मान को हम कैसे निकालेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए काम करना है, इन दोनों में सबसे छोटा मान कौन दिख रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो मुझे तो नीचे वाला मान थोड़ा सा इससे छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटा का मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो इस नीचे वाले मान को हम लेते हैं और यहां से हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, देखो ये माइनस वाई है, बराबर उधर जाएगा तो ये 2 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस वाई। इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, इस x के मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो हम इस x का मान ना हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहां x होगा वहां हम 2 प्लस वाई को रख देंगे। तो हम लिखेंगे 2 और इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 धन y, ऐसे लिखेंगे 2 धन y लिख देंगे, प्लस y है तो प्लस y लिख देंगे, बराबर के हमने 7 लिख दिया। कोई दिक्कत तो बोलोगे भैया नहीं, 2 दूना के कितना होता है 4, 2 का गुणा y में करोगे तो 2y
प्लस 1y ये पहले से ही है, बराबर कितना हो गया 7। 4 को उधर ले जाके घटा देंगे, देखो 4 को ले जाके घटा देंगे तो 2y, देखो 2y धन 1y, टोटल कितना y हो जाएगा 3y। 2 कौवा में 1 कौवा जोड़ेंगे तो 3 कौवा, 2y में से 1y जोड़ेंगे तो 3y। 4 को ले जाके घटा देंगे तो 7 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। तो 3 से 3 जब कट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान कितना आया है 3 आया है। इस y के मान को हम यहाँ पे हम कहीं भी रखेंगे, हमारा y का मान रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। मेरी बातें ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास चाहे x का मान निकल गया चाहे मेरे पास y का मान निकल गया, इन दोनों मानों को हम कहीं भी किसी भी समीकरण में रखेंगे हमें x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो मैं यहीं पे रख देता हूं x बराबर 2 धन y, 2 धन y। तो x बराबर कितना आ गया 2 धन y का मान कितना है 1 है, इसलिए x का टोटल मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऐसे लिख देनी है, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए तो आपको लिखना है नीचे कि दिए गए समीकरण युग्म में, दिए गए समीकरण युग्म को हल करने पर या प्रतिस्थापित करने पर x का मान 3 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि का सबसे आसान तरीका बताया हूं, सबसे कंसेप्चुअल तरीका बताया हूं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मुझे क्वेश्चन में ये कहा कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करनी है तो हम ये विधि से हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमसे कहा कि विलोपन विधि से इसे हल करना है तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहता है तो हमें जो आसान लगेगा या तो हम प्रतिस्थापन कर देंगे या तो विलोपन कर देंगे। तो प्रश्नावली 3.2 में जितनी भी सवालें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3 की जितनी भी सवालें हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये प्रतिस्थापन विधि नोट कर लिया होगा। मैं आपको विलोपन विधि भी यहीं पे बता देता हूं, मैं आपको विलोपन विधि का भी एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं, यहीं पे बता देता हूं आपको, ठीक है। ध्यान देना, देखो विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि में देखो हमारे पास 2 समीकरण यहां भी होते हैं, 2 समीकरण यहां भी होते हैं। तो ऐसे लिख देना कि 2 समीकरण को जोड़ते या घटाते हैं, 2 समीकरण को जोड़ते या घटाते हैं और एक गुणांक को समान करके, एक गुणांक को समान करके हल करते हैं। आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको ये 2 लाइन से ही पता चल जाएगा कि विलोपन विधि देखो क्या होती है। आपको देखिए ये सब नोट्स करना है, आप इसे 1 महीना बाद 2 महीना बाद या जब आपका एग्जाम आएगा तो आप इसे जब रिवाइज करोगे आपको ये सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। आपको जब तक मैं बताऊंगा तब तक तो आपके लिए आसान लगेगा, लेकिन आप इसे जब बाद में देखोगे तब आपके लिए और भी ज्यादा ये आसान हो जाएगा। इसलिए आप सारी चीजों को जैसे जैसे मैं कर रहा हूं मेरे संग आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए मेरे पास ये समीकरण, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो हम आपको ऊपर बोले हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ते या घटाते हैं, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक गुणांक को समान कर देंगे, मतलब या x का गुणांक मतलब समान करेंगे या y के गुणांक को समान करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ x में किसका गुणा हुआ है 2 का, यहाँ x में किसका गुणा हुआ है 4 का। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। यहाँ y का गुणा 3 में हुआ है, यहाँ y का गुणा 1 में हुआ है, तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो कोई एक मान हमें क्या करना होगा? बराबर करना होगा। अगर मैं इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दूं तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो क्या ये 3 आपस में बराबर हो जाएंगे? तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले वाले समीकरण को लिख देता हूं 2x प्लस 3y बराबर 8। ये पहला समीकरण हो गया। देखो ये दूसरा समीकरण में हमने किसका गुणा किया है? 3 का, तो 3 चौके 12x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये समीकरण मेरे लिए आसान होगा कि नहीं होगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है कि दूसरे समीकरण में 3 का गुणा किया है। 3 मैंने इसलिए गुणा किया है क्योंकि मेरे जो y का गुणांक है वो बराबर हो जाए। देखो यहां भी y का गुणा 3 है, यहां भी y का गुणा 3 है। अब इसे देखो हम जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? जोड़ने पर। तो यहां जोड़ेंगे
तो 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 12 2 14 x हो जाएगा, ठीक है। 3 में -3 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, और 8 6 कितना होता है, 14 होता है। 14 से 14 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस x का मान कहीं भी आप रखो समीकरण में, y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो मुझे y का मान निकल जाएगा। तो x का मान यहां पर रखेंगे, देखो मैं समीकरण को लिख देता हूं, 2x + 3y = 8। ax का मान हम यहां पर रख देते हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, और 3y बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो 2 एकम कितना होता है, 2, 2 को ले जाओ उधर, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 3y बराबर 8 -2 हो जाएगा। तो y बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, गुना में है तो यहाँ पे भागा में कट जाएगा, तो y का मान हम प्यारा से लिख देंगे 2। तो यहाँ पे x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो विधि मैंने हल किया है गुणांकों को समान करके, वो विलोपन विधि है। वो कौन सा विधि है, विलोपन विधि है, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझनी है, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि हमने पहले बताया था, ये विलोपन विधि हमने आपको बताया था। एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन लगा के इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आप हमें उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एग्जाम में यदि दे दिया कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, मैं उसे विलोपन विधि से हल करूंगा। एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है कि इसे किस विधि से हल करना, आपकी जो मर्जी होगी आप उससे हल करिएगा, आपका आंसर वो दोनों से समान आएगा, ठीक है। ठीक, तो हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 की पहली सवाल को। देखिए, आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लिख देना, आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लिख देना ऐसे बना के, ठीक है। देखो ये ट्रिक कब काम करती है, मेरी बातें आप ध्यान से समझना। आपको 2 इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन बहुत जगह में काम आते हैं, जैसे नाव की सवाल आ गई, नाव और धारा की सवाल आ गई, उसमें ये इक्वेशन ज्यादातर काम आते हैं। जैसे दे दिया कि x + y का मान कितना है, 14 है, x - y का मान कितना है, 6 है। x + y का मान 14 है, x - y का मान 6 है। अगर मुझे डायरेक्ट x का मान चाहिए तो ऐसे लिख देना, जोड़ के आधा, ऐसे लिख देना, जोड़ के आधा। डायरेक्ट हम x का मान निकाल देंगे, 14 में 6 को जोड़ दो और बटा के 2 कर दो, तो 14 6 कितना होता है, 20, 20 में 2 का भागा दोगे तो x का मान हमारे पास डायरेक्ट निकल गया 10। अगर मुझे y का मान चाहिए तो y का मान लिखने के लिए लिख देना ऐसे, घटाव के आधा, घटाव के आधा, ठीक है। तो 14 में से 6 घटा देना है और बटा के 2 कर देना है। 8 बटा के 2 कितना होता है, देखो 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, 8 में 2 का भागा देंगे कितना होगा, 4। अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो ये आप नियम ऐसे लिख देना। अगर ये x y के फॉर्मेट में दिया हो, अगर x का डायरेक्ट मान मुझे निकालना हो तो ना मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा, ना मैं विलोपन विधि लगाऊंगा, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा x और y का। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अपने बुक में देखना, प्रश्नावली 3.2 की पहली सवाल यही दी गई है। आप बोलोगे हाँ, देखो ये सवाल ना सबसे आसान सवाल है, ये सवाल सबसे आसान सवाल है। मैं आपको ये सवाल बताता हूं, t बराबर 3 वो सवाल दिया है, s - t बराबर 3, ठीक है। s बटा के 3 प्लस t बटा के 2 बराबर 6। आपको ये सवाल दिया होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक होगी, ये सवाल आपके पास जरूर होगा, ठीक है। मैं इस सवाल को बताता हूं कि कैसे इस सवाल को हम हल करते हैं, आपको मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस सवाल को बताता हूं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। आपके पास जो भी बुक होगी, देखो पहला समीकरण तो मेरे पास मिल गया, लेकिन क्या मेरे पास दूसरा समीकरण है, तो बोलोगे ना भैया, तो इसे हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, इसे हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसे हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल क्या होता है, एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे एक ऐसे टिप्स लिख देना, ठीक है, ऐसे टिप्स लिख देना। अगर 3 बटा के 4 है, अगर 3 बटा के 4 है प्लस 4 बटा के 7 है, अगर 3 बटा के 4 है और 4 बटा के 7 है, इसे हमें डायरेक्ट हल करना है, ना लसा लेना है ना कुछ भी करना है, लसा वसा कुछ भी नहीं लेना, इसे डायरेक्ट मुझे हल करना है। तो ऐसे करूंगा, 7 × 21 ऐसे डायरेक्ट गुणा कर दूंगा और आपस में ऐसे चिन्ह बना देना, ठीक है। मतलब 7 × 21, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 चौके कितना होता है 16 बटा के, ऐसे का मतलब हो गया कि 7 चौके कितना हो गया 28। मेरी बातें ध्यान समझना, 3 गुणा आपको करना है, 7 × 21, 4 चौके 16, 7 चौक 28, तिर्या गुणा करना है ऐसे, और नीचे वाले में आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, आपका रिजल्ट डायरेक्ट आएगा, ठीक है। 16 में 21 को जोड़ देंगे तो वो होगा 37 होगा, 37 बटा के 28, तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आएगा।
आपको मैं वही मेथड बता रहा हूं। 2 का गुणा यस में करूंगा तो 2s प्लस 3 का गुणा टी में करूंगा तो 3t, 3 का गुणा 2 में करूंगा तो 3 दूना के 6 बराबर किधर इतना 6। ये कौन सा समीकरण है? समीकरण नंबर 2 है। अब देखो 6 भागा में है ना, 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 आगे कितना होता है? 36 होता है। ये हमारा कौन सा समीकरण था? समीकरण नंबर 2 है। इसी को मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये हम समीकरण 1 लिख देते हैं, s माइनस टी बराबर 3। ये हमारा कौन सा है? समीकरण नंबर 1 है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बोल देना हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। देखो यहां से हम सबसे छोटे वाले मान को लेंगे। ये वाला छोटा मान दिख रहा है कि ये वाला छोटा मान दिख रहा है? तो बोलोगे ये वाला छोटा दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इससे हम प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s बराबर, ये माइनस टी उधर चला जाएगा तो 3 प्लस टी होगा। भैया सारे लोग बोलो ना, ये माइनस टी है, यदि उधर चला जाएगा तो 3 प्लस टी होगा। तो s का मान हमारे पास कितना है? 3 प्लस टी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखो एक बात आप ध्यान समझना, जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, बल्कि उस समीकरण में रखेंगे जहां से हमने मान नहीं निकाला है। यही तो बात होती है भैया कि हम पहली, दूसरी, तीसरे सवालों को अगर ध्यान से देख ले एक बार ना, चैप्टर की सारी सवालें बन जाती है। मेरी बातें ध्यान समझना, जिस समीकरण से हम यस का मान निकालेंगे, यहां से हम यस का मान निकालें तो इसी में नहीं रखेंगे, बल्कि यहां से हम इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। इस यस का समीकरण हम किस में रखेंगे? इस यहां से, लेकिन निकाले कहां से? यहां से। s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहां पे हो जाएगा 2, s का मान रखेंगे 3 प्लस टी, टी प्लस 3t बराबर कितना है हमारे पास? 36 है। 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, 2 का गुणा t में करेंगे 2t प्लस ये कितना है? 3t बराबर कितना हो गया? 36। देखो 3 2 कितना होता है? 5t, और ये 6 प्लस में 6 उधर जाएगा तो -6, 36 में 6 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 30, 5 से काट देंगे तो 5 6 के 30, मतलब t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। इस t का मान हम रखेंगे कि t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कहीं भी हम रख सकते हैं, t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम यहीं पे रख देते हैं s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 और t की मेरे भाई मेरे दोस्त वैल्यू जो हमने निकाली है वो 6 है। तो जो s का मान है वो टोटल कितना हमारे पास आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो t का मान है वो 6, s का मान है टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। t का मान टोटल कितना हो गया? 6, s का मान हो गया टोटल 9। और लास्ट में हमें एक प्यारा सा चीज लिख देना है, अतः रैखिक समीकरण का युग्म हल करने पर x बराबर नहीं, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो t बराबर 6 ऐसे हम लिख देंगे, और s बराबर 9 प्राप्त हुए, ठीक है। ऐसे में प्यारा सा इसे लिख देना है, और ये सवालें हमारे बन गई, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना है, ये पहले का मैं तीसरा बता रहा हूं, ठीक है। देखो इन दोनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? इन दोनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? मुझे लग रहा है इन दोनों का मान 0 आएगा। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। देखो इस समीकरण में यदि मैं 3 का भागा दे दूंगा, देखो 3 तिली के 9, 3 1 कम 3, 3 तिली के 9, तो ये जो दूसरा समीकरण है वो मेरे पास आएगा 3x माइनस वाई बराबर ये कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। ये देखो समीकरण नंबर 1, और ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। जब हमारे पास दोनों समीकरण बराबर हो जाए ना, तो उन समीकरण में ना x का मान निकलता है ना y का मान निकलता है। उस समीकरण में ना x का मान निकलता है ना y का मान निकलता है। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे, इस वैल्यू को हम लेते हैं तो 3x, इस माइनस वाई को हम उधर भेज देते हैं तो ये 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस वाई को इधर भेज देंगे तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। इस 3 को इधर भेज देते हैं तो 3x माइनस 3 बराबर y। तो हमारे पास सिर्फ एकमात्र वैल्यू निकल के आई है, वो है y का एक समीकरण निकल के आया। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस रैखिक समीकरण का हल
एक प्यारा सा चीज आप लिख देना, इस रैखिक समीकरण का जो हल है वो y बराबर 3x-3 है। आप ऐसे भी लिख देना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्यारा सा चीज लिखना है। मैंने देखो यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे भी 3 से भागा चला गया, यहाँ भी 3 से भागा चला जा रहा है, यहाँ भी 3 से भागा चला जा रहा है। जैसे ही भागा चला गया तो ये वाला समीकरण दोनों आपस में देखो एकदम सेम दिख रहे हैं कि नहीं। और याद रखना, जब भी कोई समीकरण सेम दिखाई देता है ना, वहां पे हमें x का मान निकलता है ना हमें वहां पे y का मान निकलता है। आप इन मानों को प्रतिस्थापन विधि से लगा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको 0 ही दिखेगा। तो इससे ज्यादा आपको बड़ी सवाल हल नहीं करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बड़ा सवाल इसे हल नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल प्रश्नावली 3.2 की चौथी सवाल है। अब कई सारे आप में से जो लोग होंगे बोलोगे भैया ये सवाल आपने कहां से डाल दिया, ये सवाल तो लग रही है कि बहुत बड़ी जाएगी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसका होगा। तो मैं आपको कहा हूं ना दोस्त मेरे कि आपको धीरे धीरे आपको कंसेप्ट सीखना है, फिर आपके लिए गणित सबसे ज्यादा आसान बनवा दूंगा। मेरी बातें आप ध्यान से समझना। आप इसमें सब में 10-10 का गुणा कर दो, ठीक है। आप इसमें से सब में 10-10 का गुणा कर दो, 10-10 का गुणा कर दो, सब में समीकरण में 10-10 का गुणा कर दोगे तो ये डेसिमल यहां से खत्म हो जाएगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा। अगर 1.3 में यदि 10 का गुणा करोगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगी, 13 आएगी, ठीक है। यहां भी गुणा कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो सारे दशमलव गायब हो जाएंगे 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण बन के आएगा वो आएगा 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13। और यहां पे जो हमारे पास समीकरण बनेगा 4x + 5y बराबर 23, ठीक है। और ये मेरे भाई जो मेरा समीकरण है समीकरण नंबर 1 है, ये मेरे भाई जो समीकरण है वो समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों में जो सबसे आसान समीकरण होगा उस समीकरण को हम लेके प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखो यहां से हम x का मान, ये वाली वैल्यू से हम x का मान निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 2x बराबर, इस 3y को उधर भेज देंगे तो 13 - 3y होगा। 2 यहाँ पे गुणा में है, जैसे यहाँ पे जाएगा तो 2 यहाँ पे भागा में हो जाएगा, तो 13 - 3y बटा के क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास जो वैल्यू निकली है x का मान निकली है। अब जिस समीकरण से हम निकाले हैं उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे बल्कि हम दूसरे समीकरण में मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो जहां पे x होगा वहां पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो हम लिखेंगे 4 गुणे x के जगह पे हम रखेंगे 13 - 3y बटा के 2 + 5y बराबर के 23, ठीक है। क्या मैं इसको काट सकता हूं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 से गुणा करूंगा 13 में, देखो 2 का गुणा यहां भी होगा, 2 का गुणा यहां भी होगा, तो 2 का गुणा 13 में करूंगा तो ये 26 आएगा। और ये 2 तिया कितना होता है, 6y होता है। प्लस का मेरे पास कितना है दोस्त मेरे, ये 5y हो गया, बराबर के मेरे पास कितना है 23 है, ठीक है। क्लियर आपको यहां तक। अब देखिए ये 26 को उधर में लेके जाता हूं तो -6y + 5y, ये 23 है, ये +26 अगर उधर लेके जाऊंगा तो ये -26 हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट घटा देता, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीजें समझा रहा हूं। देखो एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, कभी भी ध्यान रखना यदि प्लस और माइनस होती है तो वो वैल्यू हमेशा घटती है। -6 में से 5 को घटाऊंगा तो ये -y आएगा। अगर ये माइनस में क्यों लिखा हूं, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा, ध्यान से समझना, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो आप में से सारे लोग बोलोगे कि आपको 6 बड़ा है ना, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो जो बड़ा वाला चिन्ह होता है उसके सामने जो चिन्ह होता है वहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। बराबर, देखो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में, तो ये भी घट जाएगा, और 26 में से 23 घटाएंगे तो -3 आएगा। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि 26 बड़ा है, 26 के आगे क्या है माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा, ये दोनों माइनस आपस में प्लस कर देंगे और y का मान हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो हम ऐसे लिखेंगे कि y का मान, ऐसे लिखेंगे y का मान, हम समीकरण किसी भी समीकरण में आप रखोगे y का मान आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 को हम यहां पे लिए हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटा के 2। x बराबर 13 माइनस 3, इस y का मान हम यहां से रख देते हैं, y का मान हम कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है। और बटा के कितना हो गया 2, तो 13 और 3 तिली के 9, 13 में से 9 जाएगा, बटा के 2 कर देंगे तो 13 में से 9 जाएगा मेरे भाई 4 आएगा, और जब 4 से भागा दे देंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण का हल करने पर, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा, मतलब 2 जोड़ा। युग्म का हल करने पर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, जो युग्म हमें प्राप्त हुआ है, या इस समीकरण का जो हल होगा, x का मान कितना होगा, 2 होगा, और y का मान होगा ये हमारे पास 3 होगा, और यही हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको ये तीसरी सवाल में बताया हूं, चौथी सवाल बताया हूं, पहले की चौथी सवाल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखो ये सवाल है प्रश्नावली 3.2 की चौथी सवाल। पहले आप करड़ी के कुछ टिप्स लिख दीजिए, टिप्स या इसे ट्रिक्स लिख दीजिए। एक करड़ी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अगर रूट में कौवा है तो बराबर हमारा एक कौवा बाहर निकल जाता है। आपको कौवा नहीं देगा, आपको देगा करड़ी में x गुणे करड़ी में x, तो आपको यहाँ पे होगा x। बस मेरी बातें आप ध्यान समझिएगा, मैं कौवा आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आपसे x देगा, ठीक है। अगर रूट में कौवा है, रूट में खराऊ है, ठीक है, रूट में कौवा और खराऊ एक बीच में आ जाएंगे, ठीक है। यदि रूट में कौवा है, खराऊ बेचारा बाहर है, तो खराऊ रूट में कौवा हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बात ध्यान देनी है कि यदि कौवा का स्क्वायर कोई कर देगा तो कौवा बेचारा बाहर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना चीज आपको ध्यान देनी, ठीक है। अब हम यहां से दोनों में से जो सबसे छोटा मान है, उस मान से हम समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या मेरे पास ये वाला छोटा मान दिखाई दे रहा है कि ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, देखना ध्यान से। ये रूट में 2x है, इस प्लस 3y को उधर भेजेंगे तो माइनस रूट में 3y हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो मेरे पास x की वैल्यू निकलेगी वो माइनस रूट में 3y बटा के, देखो ये करड़ी में 2 गुणा में है, ऐसे इधर भेज देंगे तो ये करड़ी में 2 भागा में हो जाएगा। आप इतनी बातें को ध्यान रखना, ठीक है। आपको यहां पे लिखना है x का मान इस समीकरण से लाए हैं तो इस मान को हम दूसरे वाले में रखेंगे। x का मान ऐसे आपको लिखना है समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये रूट 3 है, x का मान कितना हो जाएगा, माइनस रूट में 3 y बटा के रूट में 2 माइनस यहां पे कितना है, रूट में 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0। आपको मैंने एक चीज बताया था कि यदि करड़ी में कौवा है तो वो एक कौवा हो जाता है। करड़ी में 3 है, यदि हम गुणा करेंगे, देखो ये माइनस, इस माइनस को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 के गुणा करेंगे तो सिर्फ एक 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और y हमारा पहले से ही बाहर है, ठीक है, बटा के यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2 माइनस रूट में 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, 3y बटा के रूट 2। आपको ये पता है ना नियम, कैसे हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3y 2 8 कितना होता है, 16। मैंने आपको बोला है ना कि रूट में ख बराबर क ख, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 कितना होता है, रूट में 16 होता है, ठीक है। और ये y बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो ये भागा में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो रूट में 2 का 0 में गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा। 3y माइनस 16 को हम 4 लिखते हैं, ठीक है। 16 को हम लोग कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 16 को हम लोग कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 16 को हम लोग कितना लिखते हैं, 4y लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 0। 4y में से 3y घटाएंगे तो माइनस y बराबर 0। तो y का मान क्या हो गया, हमारे पास 0 निकल गया, ठीक है। अभी इस y का मान हम इस समीकरण में रखते हैं। यहाँ पे मेरी बातें ध्यान समझना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
करने पर इस y का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हम x का मान लिख देते हैं माइनस रूट में 3y बटा के 2। x बराबर माइनस रूट में 3 गुणे y का मान कितना है 0 है, बटा के क्या कर देंगे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा को क्या बना देगा 0 बना देगा। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये वाली सवाल है जो ये पहले की सबसे लास्ट सवाल है, 6 नंबर के सवाल है, तो कोई भी इसे घबराएगा नहीं, ये सबसे आसान सवाल मैं इसको आपको बनवा के दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें करना, आपस में से गुणा कर देना, तो आपको वही नियम यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो 3 तिली के कितना होता है 9x, ऐसे आप लिख देना हल। 3 तिली के कितना होता है 9x, 2 पांचे कितना होता है 10y बटा के 3 दुना के कितना होता है 6। आपको ये नियम याद है ना, अभी कुछ देर पहले बताया हूं, 3 तिली के 9x, 2 पांचे 10, 3 दुना के 6 बराबर यहाँ पे कितना है -2 है। ठीक है, इसी को हम अच्छे तरीके से लिख देंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दुना के कितना होता है -12। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि यही समीकरण नंबर 1 ही है। ठीक है, देखो 2 को मैं कैसे हल करता हूं, इसको भी ऐसे हल करता हूं। 2 का गुणा x में होगा तो क्या होगा 2x होगा, 3 का गुणा y में होगा तो 3y होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 3 दुना के कितना होता है 6 होता है, बराबर यहाँ पे कितना है 13 बटा के 6 है, तो ये नीचे भी 6 है नीचे भी 6 है, हर से हर कट जाएगा। हमारे पास निकल गया है क्या चीज 2x प्लस 3y बराबर मेरे पास कितना आ गया 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखो ये 6 भागा में उधर ले जाओगे तो 6 गुणा में हो जाएगा, फिर भी ये वैल्यू कट ही जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ही नीचे से नीचे काट दिया। इन दोनों में सबसे आसान कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। इस 3y को उधर भेज देंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 3y लिख सकते हैं क्या इसको हम, तो x का मान 13 माइनस 3y बटा के 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जो ये मेरे पास x का मान आया ना, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। देखो कितनी आसान मैंने बना दिया, यहां से यहां और यहां से यहां, इस वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इस x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9, इस x के जगह मुझे लिखना है 13 माइनस 3y बटा के कितना है 2 है, ये मुझे लिखना है। ठीक है, माइनस का 10y बराबर ये माइनस का कितना है 12 है। ठीक है, 13 9 कितना होता है 117, 9 तिली कितना होता है 27y बटा के कितना है 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। देखो इस 2 को हम बराबर के उधर तभी ले जा सकते हैं जब इस 2 का गुणा 10 में होगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये गणित है, एक एक स्टेप पे हमें सावधानी से सवालें लगाई जाती हैं। जब तक ये पूरा बटा नहीं होगा तब तक इस सवाल को, इस 2 को हम उधर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस 2 का गुणा 10 में करेंगे तभी हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 117 माइनस, ऐसे यहाँ पे एक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगर डब बीच में बराबर हो जाए तो यहाँ पे एक चिन्ह लगाया जाता है। 117 माइनस 27y, 2 दहा में 20y बराबर 2 का गुणा 12 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मैंने आपको फिर से बोला है ना कि इस 2 को हम बराबर के उधर तभी ले जा सकते हैं जब 2 का गुणा 10 में होगा। तो 2 दहा हम 20 और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, जोड़ देते हैं 27 और 20 माइनस 47y हो जाएगा। और देखो 117 को ले जाएंगे उधर तो माइनस 24 माइनस 117 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 117 है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखूंगा माइनस 47y बराबर, इसको जोड़ देता हूं, 7 4 कितना होता है 11, 2 1 3 हाथ में 1 है 4 और 1 हमारे पास ये हो गया। ये माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस कर देंगे, 47 यहाँ होता है 141, तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इस y का मान हम यहां पे रख देंगे तो क्या मुझे x का मान निकल जाएगा। आप सबसे नीचे लिखना कि y का मान समीकरण नंबर, ये कौन सा समीकरण था 2 था, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो मैं y का मान यहां पे रखूंगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 3 बटा के कितना हो जाएगा 2, x बराबर 13, 3 तिली के कितना होता है 9 बटा के 2, तो x का मान कितना हो जाएगा
2, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4, 4 में 2 का भागा दे दोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या मेरे पास इसका जो आंसर है क्या वो सही आया है? क्या मेरे पास जो आंसर है इसका सही आया है? y का मान 3 और x का मान 2। और आपको एक नीचे से प्यारा सा चीज लिख देना है, जो मैंने आपको चीजें लिखवाई थी कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो x बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा। यहां तक हमने प्रतिस्थापन विधि की जितनी भी बेसिक सवाल थी, जितनी भी एनसीईआरटी की सवालें थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया? अब इस तरीके से आप आपके पास कोई भी बुक होगी, आप सारी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 की दूसरी सवाल को। देखिए ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रश्नावली 3.2 की ये दूसरी सवाल है। अब देखिए ये सवाल सबके लिए आसान हो जाएगी, मेरा मानना ये सवाल सबके लिए आसान हो जाएगी। देखो मुझे x और y का मान निकालना है, मुझे x और y का मान निकालना है। जो x और y का मान निकल जाएगा उस मान को हम यहां पे रख देंगे, तो y का मान और x का मान निकाल देंगे तो m का मान निकल जाएगा। y और m का y का मान और x का मान रख देंगे तो हमें m का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहां से जो सबसे छोटा मान होगा हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x 3y को उधर भेज देंगे तो ये 11 माइनस 3y हो जाएगा। जो हमारे पास x का मान होगा वो 11 माइनस 3y बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे x का मान, समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। और ये एक बार ध्यान से देखना, प्रश्नावली 3.2 में जितनी भी सवालें होंगी हम उसे प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे। माना कि विलोपन विधि आसान होता है, लेकिन मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, क्योंकि जो प्रश्नावली जिस प्रश्नावली में दिया गया हम उसी प्रश्नावली में सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो 2x का मान कितना है, 11 माइनस 3y बटा के 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो ये 4 और 3 हमेशा याद रखना, जो माइनस माइनस होते हैं या प्लस प्लस होते हैं, ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ऐसे आप ट्रिक में लिख देना। और एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस, ये हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, घटते हैं, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना, गुणा में आपका एक नियम आपको ध्यान देना है कि माइनस का गुणा माइनस के संग होता है तो हमेशा प्लस, प्लस का गुणा हमेशा प्लस के संग होता है तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस के संग होता है तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस के संग होता है तो माइनस। आप इनका सब याद रख लेना, ठीक है। ये गुणा में है और ये जोड़ में है, जोड़ या घटाव में है। देखो 4 3 देखो माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस देखो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ये 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस 11। माइनस 7y बराबर माइनस 35। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 5 कितना होता है, 35। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 2 गुणे 2x प्लस 3 गुणे, यहां पे हम रख देते हैं x बराबर 11 माइनस 3y बटा के 2। x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, 5 है। हम 5 को रख देंगे, बटा के क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 11 माइनस 5 दिया कितना होता है, 15 बटा के 2। तो x का मान 15 में से 11 जाएगा माइनस 4 बटा के 2। तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। जब मेरे पास x और y का मान निकल गया, जब मेरे पास x और y का मान निकल गया, जब मेरे पास x और y का मान निकल गया, तो मैं इन मानों को हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। आप यहां पे लिख देना कि, यहां पे लिख देना, आपको दिखाई दे रहा है मान रखने पर, मान रखने पर। तो y बराबर हमारे पास क्वेश्चन दिया mx प्लस 3, तो y का मान कितना है, 5 है। m गुणे x का मान कितना है, -2 है, और प्लस में कितना है, 3 है। इस 3 को इधर लेके आओ
तो 5 माइनस 3 बराबर m गुणे -2 होगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 होगा और यहाँ पे m गुणे -2 होगा। ठीक है, इस -2 को गुणा इधर ले आएंगे तो भागा हो जाएगा, तो 2 बटा के -2 बराबर m हो जाएगा। 2 से 2 काट दोगे तो m का मान कितना होगा, -1 होगा। तो यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो जो मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ ना, ये सवाल में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा रहा हूँ। ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसमें मैं आपको छोड़ के कोई भी चीज जा रहा हूँ, और ये लाइन सबसे सुंदर लाइन है। ठीक है, आप इसे कहीं भी लिख सकते हो, आपके पास जहां भी लिखना हो आप इसे लिख सकते हो, लेकिन ये मैं आपको उस तरीके से लिखवा रहा हूं, उस तरीके से आपको समझा भी रहा हूं कि आप इसे समझ भी लो और इसे बोर्ड एग्जाम में भी लिख देना। ठीक है, देखिए तीसरी की पहले सवाल में क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है ना, मैंने आपको वहां पे ऊपर क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप वहां पे क्वेश्चन देखिएगा, आप वहां पे पढ़िए, वहां पे लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। हमें दो चीजें दे दिया है और हम दो चीजों से इसे समझ लेंगे। देखिए इसे मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि अगर ये बहुविकल्पी में आ गया तो इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। देखो मेरे पास एक संख्या दी गई है और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। हम इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाव। तो ये तो सिंपल सा ट्रिक है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मैं आपसे 5 गुना रोटी खाता हूं, तो मेरे बराबर यदि आपको करना है तो 5 का आप में गुणा भी होगा, तब ना मेरे संग आप बराबर होगे कि नहीं, आप भी 5 गुना रोटी खाओगे तब मेरे संग बराबर होगे। तो ये x इससे 3 गुना बड़ा है, ये 3 गुना बड़ा है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 3 उधर का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस x का मान हम यहां पर रख देते हैं, तो 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। 3y में से y घटाएंगे तो 2y बराबर क्या होगा, 26। तो y का मान कितना हो जाएगा, 13। y का मान कितना निकल जाएगा, 13। तो x का मान कितना होगा, 13 में 3 का गुणा कर देंगे तो 39। मतलब पहली संख्या 39 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। इसी चीज को हमें देखो यहाँ पे हल करना है, आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, ये तीसरे का पहला है। ठीक है, ये तीसरे का पहला है, ऐसे हल लिख देना, ऐसे लिख देना, हल लिख देना। आप यहाँ पे लिखना कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी। आपको प्रश्नानुसार कहा गया है, कि जो पहली दोनों संख्याओं का जो अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर है वो कितना है, 26 है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसे बोला गया है कि नहीं, ऐसे में से समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ऐसे अब लिख लो ना, ऐसे लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 0। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इस समीकरण को बराबर करने के लिए 3 का इसमें गुणा ना करके बल्कि 3 का इसमें गुणा करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर समीकरण को बराबर करना है तो अगर कहेगा 5 गुना ये है तो 5 का गुणा इसमें करेंगे। 2 वर्ष अधिक ये है तो 2 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। 5 वर्ष अधिक ये है तो 5 इसमें जोड़ेंगे। ठीक उसका विपरीत हम करते हैं समीकरण को बराबर करने के लिए। यहां से हमें किसका मान निकला, x, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो x का मान निकलेगा, ये -3y यदि इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो इस x का मान हम यहां पर रख देते हैं, 3y का मान हम यहां पर रख देते हैं, तो 3y माइनस वाई बराबर क्या होगा, 26। 3y में से y घट जाएगा तो यहां पे बचेगा हमारे पास 2y बराबर 26। तो y का मान क्या होगा, 2 से काट देंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब ये मेरे पास किसका मान निकल गया, y का मान। अब यहां पे आपको लिखना है कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये 2 वाला ही समीकरण है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 में हम 13 का गुणा कर देंगे तो x बराबर 13 कितना हो जाएगा, 39।
यानी पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी है 13, 39 में 13 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 26, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा 26 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो पहली संख्या होगी, अतः लिख देना, एक प्यारा सा चीज लिखना है हमें कि अतः जो पहली संख्या होगी वो होगी 39 और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 13 होगी। ठीक है। अरे भाई आपको मैं यहाँ पे थोड़े छोटे तरीके आपको बता रहा हूं, देखो ये तरीके से तो भले ही क्वेश्चन बनेंगे साथ साथ थोड़ी सी हमारे जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताता रहूंगा सारे क्वेश्चंस के, आप इसे थोड़ा सा हल करो और इसे बार बार रिवाइज करते रहना और एक एक दो बार इस क्वेश्चंस को लगाते हुए रहना। ठीक है, क्लियर। देखना आपको ऊपर एक सवाल दिख रही है, ये प्रश्नावली 3.2 की तीसरी की दूसरी सवाल है। इसमें आपको दिया है कि एक संपूरक कोण है, उसमें जो बड़ा वाला कोण है ना वो छोटे वाले कोण से 18 अंश अधिक है, लेकिन कितने सारे लोगों को पता ही नहीं है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो आप मेरे संग कुछ ढेर सारे कोण के बारे में लिखिए, आपके पास कभी भी कोण आएगा आप उसे बिंदास हल करोगे। ठीक है, देखो पहला आप लिखना पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप उसके बाद अगला चीज लिखना संपूरक कोण किसे कहते हैं, आप उसके बाद अगला चीज लिखना संपूरक कोण किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप इसके बाद तीसरा कोण लिखना समकोण लिखना, आप इसके बाद तीसरा कोण लिखना समकोण लिखना, आप इसके बाद चौथा कोण लिखना समकोण लिखना। ठीक है, आप इसके बाद लिखना ऋजु कोण, जो इंपॉर्टेंट कोण है वो मैं लिखवा रहा हूं, आपको लिखना ऋजु कोण लिखना, फिर आपको लिखना पूर्ण कोण लिखना। पूर्ण कोण ये तो सबको पता है, पूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल। ठीक है, ऋजु कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ऋजु कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको ये कोणों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो पूर्ण कोण तो सबसे पहले आपको पता होगा, तो आप यहां पे लिख देना पूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देना। जो ऋजु ऐसे लिख देना, आपका जो थीटा का मान होगा वो एक ही थीटा होगा, एक ही एंगल होगा और वो 360 अंश होगा। जो ऋजु कोण होगा उसमें थीटा का मान कितना होगा 180 अंश होगा। जो समकोण होगा उसमें थीटा का मान कितना होगा 90 अंश होगा। देखो संपूरक जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो इसी यहाँ पे दिया है, तो जो समकोण होते हैं ना, किन्हीं दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब पूरक कोण किसे कहते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो आपको मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। आपको एग्जाम में कहीं संपूरक की जगह पूरक भी दे सकता है, एग्जामिनर आजकल ऐसा करते हैं कि संपूरक की जगह पूरक भी दे सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से हल करूं चाहे डायरेक्ट हल करूं, दोनों बात एक ही है। तो आप यहां पे लिखिएगा, ठीक है, तीसरे का दूसरा का हल ऐसे लिख देना। ठीक है, माना बड़े कोण का मान, माना बड़े कोण का मान कितना है x डिग्री है, माना बड़े कोण का मान x डिग्री है। तो जो छोटे कोण का मान होगा, छोटे कोण का मान, छोटे कोण का मान बड़ा वाला बड़ा होगा तो छोटा वाला इससे छोटा होगा, 18 डिग्री छोटा है, x माइनस 18 डिग्री। हमें पता है कि दोनों कोण का मान कितना होता है 180 अंश। अभी आप लिखना है कि हमें ज्ञात है, ऐसे आप लिख देना। ठीक है, हमें ज्ञात है कि संपूरक कोण का योग, हमें ज्ञात है कि संपूरक कोण का योग, योग मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है 180 अंश। तो एक कोण हमारे पास क्या है x अंश, दूसरा कोण क्या है x माइनस 18 अंश, बराबर टोटल कितना हो गया 180 अंश। तो देखो x कितना हो गया 2x हो गया, माइनस 18 को उधर भेज देंगे तो 180 अंश माइनस 18 हो जाएगा प्लस 18 अंश। 2x बराबर कितना हो जाएगा 198x, x से काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 99 अंश। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। तो भाई मेरे दो जो पहला कोण होगा ना वो 99 अंश होगा, जो बड़ा वाला कोण होगा वो 99 अंश होगा, जो छोटा वाला कोण होगा 99 में से 18 घटा देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे लिख देना छोटा कोण जो होगा वो x माइनस 18, मतलब 99 में से 18 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 9 में से 8 गया 1, हमारे पास आ गया 81। तो जो छोटा कोण होगा ना उसका मान कितना होगा 81। इन दोनों कोणों के यदि आप जोड़ दोगे ना तो टोटल 180 आंसर आएगा। जोड़ के देख लो, 99 प्लस 81, आप यहाँ पे 99 प्लस 81 जोड़ देना। देखो 9 में से 1 जाएगा 10 और 9 8 17 1 18, क्या मेरे पास 180 आ गया कि नहीं? तो देखो यहां से हम इसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक प्यारा सा चीज लिखना कि अतः इस संपूरक कोणों का अतः बड़ा, अच्छा यहाँ पे लिख देना अतः बड़े कोण का मान, अतः बड़े कोण का मान 99 डिग्री, वो छोटे कोण का मान, छोटे कोण का मान, जो छोटे कोण का मान है वो होना चाहिए 81 डिग्री। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखो ये तीसरे का हल है। आपको देखो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपके सारे बेसिक्स मजबूत करते जा रहा हूँ और आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी हल करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से मैं हल करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं इस क्लास में ढेर सारी चीजें बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स भी बताते जा रहा हूँ, ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ। आप मेरी हर एक कंसेप्ट पे ध्यान से देखते हुए जाना। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक बताते हुए चला रहा हूँ, जितना जरूरी है, जितना उस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, मैं सारे बताते हुए जा रहा हूँ और ऐसे में पूरे क्लासेस को खत्म करने वाला हूँ। आप इसे नोट करो एक बार। क्वेश्चन देखिए, हमसे ये कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद में 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो है तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन, है तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन। अगर एग्जाम वाला आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं बल्ले को क्या मानता हूं, x मान लेता हूं, मैं बल्ले को x मान लेता हूं, गेंद को y मान लेता हूं। मुझसे कहा है कि 7 बल्ला मतलब 7x और 5 गेंद, यही दिया है। 7 बल्ला और 6 गेंद का मान टोटल कितना दिया है, 3800 रुपए दिया है। 7 बल्ला और 6 गेंद का मान टोटल कितना दिया है, 3800 रुपए दिया है। ठीक है, और 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला 5 गेंद का मान 1750 रुपए दिया है, 1750। ठीक है, 3 बल्ला और 5 गेंद का मान 1750 दिए। आपको देखो ये इक्वेशन है, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। इसको देखो हल करने का एक नियम बताता हूं, ये मैं हल कर रहा हूं विलोपन विधि से। यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि का नियम ये हमसे कहता है ना कि कोई एक मान हमें क्या करनी होती है, बराबर करनी होती है। इस 7 का गुणा 3 में कर दो, 3 का गुणा किस में कर दो, 7 में कर दो। ठीक है, देखना 3 7 कितना होगा, 21x होगा। 3 6 कितना होगा, 18y होगा, बराबर 3 8 24, 3 तिली के 9 2 11, 11400। 7 तिली के कितना होगा, 21x होगा। 7 5 कितना होगा, 35y होगा, बराबर ये देखो 1750, 7 5 35 और 7 7 49, 50 51 52 के 2 हाथ में लगा 5, 7 कम 7 5 12, 12500, 12250। आपको देखो मैंने ये ऐसा इसलिए किया है, देखो मेरी बातें ध्यान समझना। विलोपन विधि का ये नियम कहता है कि कोई एक मान हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अगर वो मान बराबर नहीं होता है तो ऊपर की वैल्यू को नीचे गुणा कर दो, नीचे की वैल्यू को ऊपर गुणा कर दो। विलोपन विधि में एक नियम होता है कि घटाने पर, हमें नेक्स्ट चैप्टर में सारे कंसेप्ट को पढ़ना है तो यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ठीक है, जैसे हम घटाने पे लिखेंगे जो चीज प्लस है इसका मान प्लस का अस्तित्व मिट जाता है, प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, इस प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, इस प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं। क्या ये 21 से 21 कट जाएगा, प्लस माइनस? हाँ। 35 में से 18 घटा के देखते हैं, 18 में 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, माइनस 17y बचा, और यहाँ पे हमारे पास बचा, घटा देते हैं 0, ये बचा 5, और ये 12 में से 4 गया 8। ठीक है, ये माइनस 850 बता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 17 बचे कितना होता है, 85, तो यानी y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। यानी जो एक गेंद का मूल्य था वो कितना था, 50। इस 50 का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो बल्ले का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 7x प्लस 5 6 30,
30 का मतलब 300 बराबर 3800। तो 7x बराबर 300 में 3800 में 300 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा 3500। 7 से काट देंगे तो 7 5 35। क्या मेरे पास 500 है कि नहीं है? मैंने आपको कितने लाइन में लगा दिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन में मैंने इसे लगा दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना, ऐसे आप लिख देना, ए 3.2 का तीसरे का तीसरा है। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, एक बल्ले का x है और दूसरे का y है, रुपया नहीं लिखते हैं, इसे डायरेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे कहा है, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपए है। 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800 रुपए है। ठीक है, और 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है 1750। जो सबसे छोटा मान है वहां से हम x का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर 1750, ये 5y इधर चले जाएंगे तो माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे x का मान, x का मान ऐसे लिखना है, x का मान समीकरण नंबर, ऐसे मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो 7 गुणे 1750 माइनस 5y बटा के 3 बराबर 3800। ठीक है, अब देखो 7 का गुणा 1750 में करेंगे। क्या मैंने यहाँ पे 7 का गुणा 1750 में किया? देखो हाँ, 7 का गुणा 1750 में करोगे तो 12250 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12250 माइनस 7 5 कितना होता है 35y बराबर 3800 का यदि 3 में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 3800 का हमने 3 में भी गुणा किया है ना, उसका मान कितना है 11400। ठीक है, तो माइनस 35y बराबर हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं। ये हमने x का, अच्छा यहाँ पे हमने एक मान भूल गए। ठीक है, 7x प्लस 6y, हमने यहाँ पे 6y लिखना भूल गया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3800। देखना मेरी बातों को, यहाँ पे हो जाएगा 12250 माइनस 7 5 35y बटा के कितना हो जाएगा 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, क्लियर? देखना, इस वैल्यू को उधर ले जाने के लिए हमें 6 में इसका गुणा करना होगा। मैंने आपको ये पिछले वाले में बताया है कि मेरे भाई यदि हम 3 को यदि इधर ले जाएंगे तो 3 का गुणा 6 में हमें करना होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि 12250 माइनस 35y, देखो 3 6 कितना होता है 18y। अब हम इस 3 को उधर डायरेक्ट ले जा सकते हैं, 3 का गुणा 3800 में कर देंगे तो 11400। फिर से एक बार देखना, इस 3 को यदि हम यहां पे ले जाते हैं तो 3 का गुणा 6 में करना होगा, 3 का गुणा, फिर ये 3 इधर चला जाएगा भागा से गुणा में, तो 3800 में 3 का हम गुणा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 35 और 18 को घटाओगे तो माइनस का 17y होगा। ठीक है, और इस वैल्यू को ले जाके उधर घटाएंगे तो माइनस का 850 आएगा। यही वैल्यू आई थी जो हमने यहाँ पे निकाला था, वो सेम यही है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 50। अब देखो इस y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, इस y का मान हम यहां रख देते हैं, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना है हमारे पास 50 है, हम 50 को रख देते हैं। ठीक है, बटा के कितना हो गया 3, 1750 माइनस 250, 50 25 बटा के 3, देखो 1750 में से 250 घटाएंगे तो ये 1500 बटा के 3 आ जाएगा। काट देंगे तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 500 आएगा। तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो बोल देना हाँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः एक प्यारा सा चीज लिखेंगे लास्ट में, एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना है 500 है, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए, 500 रुपए 50 रुपए। ठीक है, क्लियर एकदम? तो ये वाला जो पॉइंट है
ये आपको विलोपन विधि से बताया, ठीक है। इसी चीज को हमने विलोपन विधि से बताया है और इसी चीज को हमने प्रतिस्थापन विधि से बताया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि जो यदि ये चैप्टर प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन विधि से हम सारे सवाल को लगाएंगे, अगला चैप्टर विलोपन विधि है तो उसके सारे सवाल को हम विलोपन विधि से लगाएंगे, ठीक है। क्लियर। देखो ये y का मान है, ये नहीं दिख रहा था, आप यहां से डायरेक्ट इसे पद पे लिख देना, ये y का मान है, ठीक है। क्लियर। देखो मैं इस सवाल को सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि मैं हर सवालों में करता आ रहा हूं। मेरी बात ध्यान समझना, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। इसका आंसर तो मैं 2 लाइन में निकाल लूंगा। देखो एक हमसे कह रहा है कि एक ऑटो वाला है, ऐसे बना देना एक ऑटो वाला, ठीक है। ये ऑटो वाला क्या करता है कि पहले 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये पहले 10 किलोमीटर चलता है, इस 10 किलोमीटर में, ठीक है, ये 105 रुपए लेता है। ये 10 किलोमीटर में 105 रुपए लेता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में ये कितने रुपए लेता है, 10.5 रुपए लेता है। 105 में 10 का भाग दे देंगे तो 10.5 रुपया, 1 किलोमीटर का ये 10.5 रुपए लेता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये यहां से टोटल 15 किलोमीटर चलता है। यहां से टोटल कितना किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। इस 15 किलोमीटर का जो ये भाड़ा लेता है वो कितना लेता है, वो 155 रुपए लेता है। इस 15 किलोमीटर का जो भाड़ा लेता है वो कितना लेता है, 155 रुपए लेता है। तो देखो 10 से कितना बढ़ा, 15 गया, 10 किलोमीटर से कितना बढ़ा, 15, मतलब 5 किलोमीटर ये बढ़ा। कितना बढ़ा, 5 किलोमीटर बढ़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया, 105 से 55 कितना हो गया, 50 रुपए ज्यादा लिया। 105 से 155 लिया, मतलब 50 रुपए ज्यादा लिया, यानी आगे 5 किलोमीटर चला तो वो 50 रुपए लिया। मेरी बातें ध्यान समझना, वो 5 किलोमीटर चला तो 50 रुपए लिया। फिर हमसे देखो क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि फिर वो देखो यहाँ पे 25 किलोमीटर टोटल गया। ये कितना गया, 25 किलोमीटर का हमें भाड़ा ज्ञात करना है। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, ध्यान समझना। देखो 25 से 15 के बीच की दूरी कितना होगी, इसके बीच में गैप कितना होगा, 10 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर का 50 रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपए लेगा, 100 रुपए लेगा। 5 किलोमीटर का 50 रुपए ले रहा है, तो 15 और 25 के बीच में कितना अंतर है, 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपए लेगा, 100 रुपए लेगा। तो 55 में यदि हम 100 को जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा 255 रुपए। तो जो 25 किलोमीटर का भाड़ा आएगा वो कितना आएगा, 255 रुपए। ये मैं आपको बस बताया हूं, ठीक है। आपको इसका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बताया हूं। मैं तो आपको सोल्व करके ही बताऊंगा। कितना रुपए भाड़ा बढ़ रहा है, तो 10 दहा में 100, ये 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। 10 दहा में 100, आपका 2 आंसर यहां से मिल गया। क्लियर आपको। चलिए ध्यान से लिखिए मेरे संग आप इसको। माना, ऐसे लिख देना हल, ठीक है। लिखना माना टैक्सी है ना, तो लिखना टैक्सी का नियत किराया, मतलब जो रोज का किराया लेता है वो x है, ठीक है। अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त किराया है, ठीक है, वो y है, ठीक है। अतिरिक्त जो किराया ले रहा है वो क्या है, y है। तो इसे हम प्रश्नानुसार कहेंगे, प्रश्नानुसार हम क्या कहेंगे कि x प्लस 10y बराबर 105 रुपए दे रहा है, x प्लस 15y, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। यही है। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे, इस चैप्टर में सारे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे आसान कौन सा, ये वाला है। लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y हम लिख सकते हैं। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10y को उधर भेज देंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को धैर्य से देखना, आपके लिए आसान बना दूंगा, ठीक है। x का मान हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y। अब यहां पे जैसे हम लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x की जगह क्या रख सकते हैं, 105 माइनस 10y। तो यहां पे हम रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155।
देखना 15y में से 10y घटाएंगे तो 5y बचेगा। 155 में से देखो ये प्लस 105 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 105, मैं घटा देता हूं, 155 माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर हो जाएगा 50, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। यानी हर एक किलोमीटर पे जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपए। मैंने आपको यहाँ पे निकाला है कि हर एक किलोमीटर पे जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपए। 5 दहा कितना होता है 50, तो हर एक किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 10 रुपया, 2 किलोमीटर पे 20 रुपया, 3 किलोमीटर पे 30 रुपया, 4 किलोमीटर पे 40 रुपया, 5 किलोमीटर पे 50 रुपया। क्लियर हो गया। अब इस y का मान यदि हम समीकरण में रख देंगे, y का मान ऐसे आप लिख देना, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना मान आएगा। ठीक है, x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 155। तो x बराबर 10 दहा में 100, 100 को उधर लेके जाओगे तो 155 माइनस 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 55। x का मान कितना हो जाएगा 55, 105 है ना, हाँ 105 है यहाँ पे। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए और वो अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10। अब हमसे ये कहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बनेगा x प्लस 25y। x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10 है। तो 25 दहा में कितना होता है 250, 250 में 5 जोड़ दोगे तो कितना होगा 255 रुपए। यानी उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे 255 रुपए पे करने होंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए। देखो ये मैं आपको ट्रिक से बताया हूँ, ये ट्रिक कहीं आपको लगानी नहीं है, आपको मैं ये समझाने के लिए बताया हूँ। ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, मैं आपको बस समझाया हूँ कि इसका मेन डायग्राम क्या है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस लगानी है वो आपको ये लगानी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितने कितने लोगों को पता है कि भिन्न किसे कहते हैं। हमें देखो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, आप एक ऐसे छोटा सा पॉइंट बना लेना, भिन्न को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे छोटा सा पॉइंट बना लेना। और देखो भिन्न में 2 चीजें होती है, एक होती है अंश, एक होती है हर। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिख लेना नोमिनेटर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी अंश और हर का सवाल यदि इक्वेशन में रैखिक समीकरण में दे तो अंश को x मान लेना, हर को y मान लेना। क्लियर। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है यदि अंश और हर में 2 जोड़ दे तो वो इक्वेशन, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दे तो इक्वेशन 9/11 हो जाता है। ठीक है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे तो वह इक्वेशन 5/6 हो जाती है। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ही ये सवाल बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे करने से बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, नोट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग से बताया हुआ है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखना, माना उस भिन्न का अंश जो होगा, उस अंश को हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं। ठीक है, उस भिन्न का जो हर होगा उसे हम क्या मानते हैं y मानते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना देते हैं। ठीक है, आपको उधर बताऊंगा उतना मैं यहाँ पे सवाल बता दूंगा, सेम वही चीज जो यहाँ करूंगा वो यहाँ पे करूंगा, बशर्ते यहाँ पे मैं विलोपन से हल करता और यहाँ पे मैं आपको प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि जो अंश और हर है इन दोनों में यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो वो इक्वेशन 9/11 हो जाती है, पहले प्रश्नानुसार। दूसरे प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है कि यदि 9/11 हो जाती है, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर देता हूं तिर्यक गुणा करके। तो 11 का गुणा x में करूंगा तो 11x, 11 का गुणा 2 में करूंगा तो 22 हो जाएगा, 9 का गुणा y में होगा तो 9y, 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूना के 18 होगा। देखो 11x, ये 9y को इधर ले आएंगे तो -9y,
बराबर ये 18 है, इस 22 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 11x माइनस 9y बराबर -4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो दूसरे नंबर पे हमें ये कहा किसी अंश और हर में हम यदि 3 जोड़ देते हैं तो ये 5/6 हो जाती है। तो हम इसमें कितना जोड़ दें, 3 जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं x बटा के y में, ये देखो पहला समीकरण था। ठीक है, इसमें यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो वो समीकरण 5/6 हो जाता है। 6 का गुणा करेंगे 6x, 6 तिली 18, 5 का गुणा y में होगा तो 5y, 5 तिया 15। अब देखो 5y को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास होगा 6x माइनस 5y। ये 15 18 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर का -3 आएगा। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1, मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण से हम हल करके सवाल को हम आराम से बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये वाला छोटा मान है 6x माइनस 5y बराबर -3, और एक मान है 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें से जो सबसे छोटा मान है, जैसे ये वाला मान है, तो ये -3 + 5y हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो रोकना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहां से हम x का जो मान निकालेंगे वो -3 + 5y बटा के मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या कहेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे आप लिख देना। देखो इसके बाद ही यहाँ पे लिखना, पहला आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी यहां पर रख देते हैं। तो 11 और x का मान कितना हो जाएगा, -3 + 5y बटा के 6 माइनस 9y बराबर -4। तो ये 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55y माइनस, देखो बटा के 6 हो जाएगा, -9y बराबर -4। ठीक है, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 का 9 में गुणा करेंगे, ऐसा मैंने आपको कई बार बोला है। तो ये -33 प्लस 55y माइनस 6 9 54y, 6 9 54y बराबर 6 चौके 24, 6 चौके 24 या 4 6 का 24, ये -24 होगा। ठीक है, देखो 55y में से 54y घटाएंगे तो सिर्फ 1y बचेगा। 55y में से 54y आप घटाओगे, 55y से 1 घटाओ तो 1y बचेगा। ठीक है, इस 33 को उधर लेके जाओगे तो +33 हो जाएगा। 33 में से 6 3 9, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। 55y में से 54y घटाओगे तो 1y बचेगा, -33 को उधर ले जाओगे तो +33 हो जाएगा। तो -24 में ऐसे लिख देना, -24 में +33 करोगे, नीचे जगह है कि थोड़ा सा है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, 55y में से 54y घटेगा तो 1y बचेगा, ये -24 प्लस कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इस y का मान हम लोग यहां पे रख देते हैं, y का मान रखने पे ऐसे लिख देना, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान हम यहां पे रख देते हैं तो x बराबर -3। देखो इसके बाद में यहां पे हल किया हूं, इसके बाद में यहां पे हल किया हूं। ठीक है, -3 + 5y, y का मान कितना रखना है हमको, y का मान 9 रखना है, बटा के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर 9 × 5 = 45, 45 में से 3 जाएगा तो 42 बटा के 6, काट देंगे तो x का मान 7 होगा, यानी उस भिन्न का जो अंश होगा वो 7 होगा, उस भिन्न का हर होगा वो 9 होगा। तो हम लिखेंगे एक प्यारा सा चीज लिखेंगे कि अतः उस भिन्न का अंश 7 होगा, वह हर 9 होगा, वह हर 9 होगा, अंश 7 होगा और 9 9,
अर्थात अभिष्ट जो भिन्न हमारे पास होगा, जो फ्रैक्शन बनेगा वो 7/9। 7/9 एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं 2 जोड़ दूंगा ऊपर और नीचे तो वो 9/11 होगा। देखो 7 2 9, 9 2 11, और इसमें 3 जोड़ दूंगा तो 7 3 10 और 9 3 12, कट के हमेशा 5/6 आ जाएगा। अब दोनों मान जोड़ के देख लेना, आपके पास यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये बात है, ध्यान समझना। मैं ये आयु की सवाल सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पुत्र जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखना मेरी बात को। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन का पूरा डिटेल बताता हूं, कैसे क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है और कैसे मैं आयु की सारी सवालों को लगा सकता हूं। हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, ऐसे आप लिख देना, ऐसे लिख देना आप जैकाब, और ऐसे उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, ऐसे आप लिख देना, ऐसे जैकाब, और ऐसे इसका लिख देना पुत्र। मेरी बातों को बस ध्यान समझना। ठीक है, देखो 5 वर्ष बाद, तो यहां पे 5 वर्ष बाद लिख दिया ना। 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो जैकाब की आयु 1 है, उसके जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना पुत्र 1 साल, जैकाब 3 साल। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब हमसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र 1 साल का होगा तो ये 7 साल का होगा। देखो मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूं। 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकाब की आयु और उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा तरीका से हम ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग गणित पढ़ोगे अच्छे से ध्यान से, तो इसे कहते हैं गणित का क्रॉस मल्टीपल ट्रिक। ध्यान से देखना, 3 एकम कितना होता है 3, 7 एकम कितना होता है 7, तो 7 एकम कितना होता है 7, 3 एकम कितना होता है 3, और 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। देखो 5 वर्ष बाद, ऐसे सुनो, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 10 साल का। आपसे कोई कहा कि 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले दोनों के बीच में कितना साल का अंतर है, 10 साल का। तो आप यहाँ पे 10 यहाँ भी लिख दो और 10 यहाँ भी लिख दो, तो देखो 7 10 में 70, 10 से कम 10, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तो 70 में से 10 घटा दोगे कितना होगा 60, यानी 4 बराबर कितना हो गया 60 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 के। 4 का भागा यदि 60 में देंगे तो 15 आएगा कि नहीं, 15 चौके 60 होता है कि नहीं। 4 का भागा 60 में, तो 1 का मान कितना होगा 60/4 हो जाएगा, यानी कितना मान होगा 15। यानी जो पुत्र की आयु थी वो कितना साल का था, पुत्र 15 साल का था, और जैकाब कितना साल का था 45 साल का था। कब, 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो वर्तमान में कितना होगा, 45 से 5 घटा दोगे ये 40 का होगा, और ये 15 से 5 घटा दोगे ये 10 साल का होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, हमको जहां तक विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पे अब लिखना इसका हल, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, माना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं जैकाब की आयु, माना जैकाब की आयु x वर्ष है। आपको ये वाली ट्रिक मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट करा दूंगा फिर मैं दोबारा बता दूंगा। तो उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु x वर्ष, इसको y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, y वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, ऐसे लिख देना 5 वर्ष बाद, क्या लिखना आप लोग, 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, जैकाब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष साल, यो 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, तो जैकाब कितना हो जाएगा x प्लस 5 साल बाद ये जैकाब भी 5 साल का बढ़ जाएगा, और उसका पुत्र भी कितना साल बढ़ जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो समीकरण को बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 5 कितना हो जाएगा 15। 3y को इधर लेके आते हैं तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को घटा दोगे तो कितना होगा 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब ये भी 5 साल पहले होगा और ये भी 5 साल क्या होगा पहले होगा। 5 वर्ष पहले जैकब अपने पुत्र की आयु से 7 गुना बढ़ा था, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 7 का गुना हम यहाँ पे करेंगे। x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y होगा तो 7y और 7 5 कितना होगा 35 होगा। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 7y बराबर, ये माइनस 35 में 5 जोड़ दोगे तो ये माइनस का 30 होगा, समीकरण नंबर 2। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या करता हूं, इस समीकरण से कोई एक मान ले लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं हम x बराबर हो जाएगा, यहां से हम समीकरण का कोई एक मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 7y हो जाएगा कि नहीं। हम यहां से x का मान निकाल लें, माइनस 7 को उधर भेज दिए तो माइनस 30 प्लस 7y। हम यहां पे लिखेंगे, ऐसे लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इस x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। कितना है माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4y, और देखो माइनस 30 उधर जाएगा तो 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो 4y बराबर 40। तो y का मान 4 दहा में कितना हो जाएगा 40, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। उसके पुत्र की जो आयु निकली है वो कितना होगी 10 वर्ष होगी। अब यहाँ पे जैकब की आयु कितनी होगी, y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, कहीं भी रख देंगे तो y का मान रखने पर ऐसे लिख देना, y का मान रखने पर y का जैसे ही हम मान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुणे 10, x बराबर माइनस 30 प्लस 70, तो x का मान कितना हो जाएगा 40, प्लस माइनस घट जाएंगे और x का मान कितना होगा 40। यहाँ पे एक प्यारा सा चीज लिखेंगे, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। आपको ये सारी चीजें नहीं समझनी है। ठीक है, आपको जो ये सारी चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं समझनी। ये तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताया हूं कि कैसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हो, लेकिन हाँ अभी मैं फिर से आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, छोटी जगह नोट कर लेना, आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, ये रहा इसका पूरा हुलिया। 5 साल बाद ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समीकरण को बराबर करने के लिए इधर गुणा ना करके बल्कि इधर करते हैं, जोड़ने के बजाय इधर नहीं बल्कि इधर करते हैं, इक्वेशन बराबर करने के लिए। ठीक है, आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताना। मैं इसी चीज को फिर से एक बार ट्रिक से बताता हूं। ठीक है, एक बार इस ट्रिक को ध्यान से समझना। देखो आप यहां पे लिख दो जैकब, यहां पे लिख देना उसका पुत्र। ठीक है, ये 5 साल बाद जो है जैकब अपने पुत्र से ये 3 गुना था, 5 साल पहले जो है अब जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था। ठीक है, 5 साल पहले 5 साल बाद टोटल अंतर कितना हो गया 10। इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, गुणा करने के बाद अंतर निकाला जाता है। तो 7 एक कम 7, 3 एक कम 3, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4। देखो 10 7 कितना हो गया 70 और 10 एक कम 10, तो ये टोटल कितना हो गया 60। तो 4 का मान कितना आया है जी 60 आया है। 4 का मान कितना आया 60, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 60 बटा के 4, यानी कितना मान हो गया 5। यानी 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी हो गई 15, और ये 15 तिया कितना हो जाएगा 45 साल। आपको दोनों मान निकल गया कि नहीं आसानी से, कितनी लाइन में मैंने निकाल दिया। तो ये 5 साल बाद इन लोग का उम्र है, 5 साल बाद इन लोग का उम्र है। 5 साल पहले यदि ये लोग जाएंगे तो 5 साल पहले यदि ये लोग जाएंगे तो पुत्र 5 साल घट जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, और जैकब का 45 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही हमें आंसर में निकालना था कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, क्लियर एकदम। तो आपको चीजों को ध्यान से समझनी है। मैं आपको पूरा प्रयास किया हूं कि इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।